तो चलो भाई, आज हमने पीछे बैकग्राउंड आप देख ही रहे होंगे। आज हमने थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लिया है क्योंकि आज हम आ गए हैं कर्क पे। और पहले 40 मिनट आपके ये लेते हैं, चंद्रमा का। फिर हम उसकी कुंडलियां भी लेंगे। जैसे कल हमने 2 कुंडली ली थी, आज भी हम 2 कुंडली लेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि, क्योंकि दिशा जी का कहना है और दीप शिखा जी का ये है कि कुंडली कैसे देखनी है, मेन मुद्दा वहां आ जाता है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज चौथी राशि, दैट इज कर्क राशि। और कर्क राशि जैसा कि आप सब जानते हैं, कंफर्ट की राशि है, हमारे घर की राशि है, पृथ्वी की राशि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को जगत कुंडली से देखा जाता है। जगत कुंडली मेष नंबर की, मेष की होती है। तो वहां कर्क राशि आने के कारण हम बोलते हैं पृथ्वी का जो है कर्क लगन है। और इसके ठीक सामने जब सूर्य बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर होता है तो मकर का सूर्य इसको माना गया है, और पृथ्वी को जो है कर्क राशि से माना गया है। ये ध्यान रखना कि अधिकतर ज्योतिषी पृथ्वी की राशि को नहीं पहचानते हैं। अब आपके लिए पृथ्वी की राशि कौन सी होगी वो आपको समझना पड़ेगा। जो आपका लगन है उससे चौथी राशि आपके लिए वो पृथ्वी की राशि है। उस समय पृथ्वी का आकाश में घूमते हुए पृथ्वी का वो लगन बन रहा था जो आपके चौथे घर की राशि है। जैसे कर्क लगन वालों के लिए अगर मैं कहूंगा तो वो तुला राशि जो है पृथ्वी की राशि बनेगी। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन में मत आना कि वैसे अगर कोई पूछता भाई पृथ्वी की राशि बताओ तो वो कर्क राशि होगी। लेकिन अगर वो कहता है भाई आपके लिए पृथ्वी की राशि कौन सी है जब आप पैदा हुए, या मेरे लिए कौन सी है, तो उसके लगन से चौथी राशि को आपको देखना होगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिलहाल कर्क राशि की, कर्क राशि पहली जल तत्व की राशि है। आप सब जानते हैं यहां से जल तत्व आरंभ होता है। और ये जल जो है, हम इसको उल्टे ऑर्डर से फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले समुद्र मीन में जाएगा, फिर रुका हुआ पानी वृश्चिक में, और ये बहता हुआ पानी निर्मल जल कर्क। ठीक। इसको दिल की आकृति भी कही गई है, या दिल इससे देखा जाता है, यानी कि सुकून, शांति, पीस, आपके आसपास का वातावरण, ये सब कर्क राशि से देखा जाएगा। और कर्क राशि की एक क्वालिटी है, ये सबसे ज्यादा भावुक राशि है। जहां पर ये आपकी राशि है वहां आप सबसे ज्यादा भावुक होते हैं उस शख्स के लिए जिस घर में ये राशि पड़ती है। जैसे मेष लगन वाला आदमी अपनी माता के लिए और अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने बंगले के लिए बहुत ज्यादा भावुक महसूस करेगा। अब यहाँ प्रोवाइडेड ये भी ध्यान रखिएगा कि उसका मालिक कहाँ है, चंद्रमा, वो ऑफकोर्स है, लेकिन हम सीधी राशि की बात करेंगे। तो राशि में जहां ये राशि गई वहां आप सबसे ज्यादा इमोशनल हैं। आप वहां सबसे ज्यादा भावुकता, संवेदनाएं लेकर बैठे हैं। और इस राशि की क्वालिटी है कि ये राशि रोने में एक्सपर्ट होती है, यानी निर्मल है। जरा सा दबाव शरीर पे पड़ा या दिल पे पड़ा तो इनके आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। ठीक। इसके अलावा ये प्रथम राशि है जल तत्व के त्रिकोण की। और जैसा मैंने बताया 90 से 120 डिग्री में ये राशि बनेगी। इसके अतिरिक्त स्त्री राशि इसको रखा गया है। यहां से पहली राशि जो आती है माता के लिए रखी गई है, जो कि हम मान रहे हैं कि ये राशि माँ के लिए रखी गई, यानी निर्मल है, जो किसी का नुकसान कभी सोच ही नहीं सकती, वो राशि है ये। इसके अलावा प्रतीक इसका केकड़ा माना गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और केकड़े के 4 पैर होते हैं, और केकड़े की क्वालिटी होती है कि जिस चीज को जकड़ लेगा उसको पूरा उखाड़ के ले जाएगा। इससे एक शब्द आता है कैंसर। तो ये बीमारी का प्रतीक जो कैंसर साइन दिया गया है, वो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर मंगल एक तत्व आता है जो नीच का हो जाता है, और गुरु यहाँ पर उच्च के होते हैं कर्क राशि में। अब गुरु उच्च के जब होंगे तो आपका मान सम्मान तगड़ा हो गया अपनी जाति बिरादरी में, और अगर मंगल नीच का है तो आप बिल्कुल आलसी प्रवृत्ति के इंसान हो सकते हैं। लेडीज में अगर चौथे घर में मंगल हो या कर्क का मंगल हो तो उनको पीरियड संबंधी दिक्कतें आंख बंद करके प्रिडिक्ट की जा सकती है, उनकी सेहत में दिक्कत देगा ही देगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जल तत्व की, निर्मल है, स्वच्छ है, बहता हुआ है, निरंतर फ्लो में है, यानी रुकेगा नहीं, प्लस रोने में एक्सपर्ट है, भावुकता सबसे ज्यादा लेके बैठा है। और इसकी एक राशि की क्वालिटी है कि ये पोषक राशि है, न्यूट्रिशन वैल्यू की राशि है। ये राशि जहां होगी वहां आपका पोषक तत्व होगा, वहां आप पोषण देने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक। अगर किसी के ये राशि 10वें घर में है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसका वहां पर जो है मन लगता है, वो पोषण मिलता है उसको, उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, इमोशनल अटैचमेंट है उस व्यक्ति का। तो ऐसा होगा तुला लगन में। तुला लगन का आदमी जो कोई काम करता है वो पैसे के लिए काम नहीं करता, वो अपनी इमोशनल अटैचमेंट के लिए काम करता है, भाई बंदी के लिए काम करता है। नुकसान में भी काम कर लेगा लेकिन वो प्यार मोहब्बत के लिए काम कर लेगा। ठीक। और चौथी राशि, क्योंकि जैसा मैंने बताया हार्ट से रिलेटेड है, तो विशाल हृदय का प्रतीक है। ऐसे लोगों का हृदय बड़ा विशाल होता है। ये अपने से ज्यादा अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और केकड़े के लिए कहा जाता है कि केकड़ा कहीं भी जाए अपना घर सिर पे लेके चल रहा होता है।
ठीक। तो इन लोगों को अपना घर बड़ा प्रिय होता है, इनके घर में कोई व्यक्ति आ जाए तो इनको लगता है कि जब तक ये कहाँ से आ गया, हम आराम से घर में बैठे थे, चला जाए तो बढ़िया है। कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा पावरफुल चाहिए, कंफर्ट को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं ये लोग। और जब तक ये घर पे रहेंगे, इनको लगता है कि हमारे घर पे कोई और ना आ जाए। लेकिन इनकी एक बुराई भी देखने में आई है कि ये लोग टांग खिंचाई के बड़े आदत होते हैं, मतलब हर काम में इनको जो है क्रिटिक्स की दृष्टि दी गई है, कुछ ना कुछ दोष हर एक के काम में निकालेंगे। बिकॉज ये माँ की राशि है, कर्क राशि, और इनको लगता है कि हम बहुत परफेक्ट हैं, बाकी लोग सारे बेकार हैं। तो ये किसी ना किसी की कोई ना कोई कमजोरी पकड़ के उसकी ऐसी तैसी करने पे लगे रहते हैं। और केकड़े की एक क्वालिटी होती है, अगर आप सब देखेंगे, अगर एक केकड़ा अपने बास्केट से बाहर जा रहा होता है तो उसको ये टांग पकड़ के वापस खींच लेते हैं। यानी ये अपनी बिरादरी के लोगों को अपने साथ ही रखना चाहते हैं, बाहर भेजना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरा जो दायरा है वो उतना ही बड़ा रहे, मैं इसको ना तो खोऊं ना इसको जाने दूं। यानी किसी का हाथ अगर ये पकड़ लें तो जल्दी से छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी से पकड़ते नहीं है, क्योंकि भावुक है, भावना से जुड़े हुए होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखते हैं। इनकी ऐसी सोच नहीं है कि मुझे इससे क्या फायदा या नुकसान होगा। ये अपने आप को कंफर्ट में लाने के लिए ही किसी के साथ तत्पर जुड़े हुए होते हैं, किसी भी कीमत में कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे और घर को नहीं छोड़ेंगे जल्दी से। अब अगर मैं इसी राशि को आगे लेके चल रहा हूं तो इसके लिए खास तौर से बुध, शुक्र और शनि शत्रु माने गए हैं। बुध एज यूजल आप जानते हैं इसके 12th हाउस की राशि पड़ती है और 3rd हाउस की पड़ती है, और शुक्र को अगर मैं कहूं तो 4th हाउस पड़ता है इसका। इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम दी गई। और एक और जो इसकी राशि पड़ती है वो पड़ती है इनके 4, 8 और 12। तो यहाँ पर इनकी जो दूसरी राशि जाएगी शुक्र की, वो एकादश भाव में जाएगी। तो कुल मिला के शुक्र यहाँ पे खराब। इसके अलावा शनि 7th और 8th लॉर्ड होने की वजह से खराब माना गया, मारक का प्रभाव रखता है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह देखी गई है कि कर्क लगन में स्त्रियों के लिए वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि कर्क लगन बेसिकली आपका नॉरिशमेंट का है, और रानी साहिबा इसके लिए बेस्ट शब्द आकाश में रखा गया है कि ऐसी लेडीज रानियों की तरह एटीट्यूड रखती हैं, वो चाहती हैं कि उनके अकॉर्डिंग चीजें हो जाए, जो वो कहें वो हो जाए। अब सामने जो आता है वो मकर राशि का बनता है व्यक्ति, दैट इज शनि। अब शनि मजदूर है, और मजदूर किसी रानी की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। अब मजदूर आदर्श लेकर नहीं चलेगा, उसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है। अब इनको ये लगता है कि अगर हम जो कह रही हैं वो हो जाए या ये कर ले तो हमारी लाइफ अच्छी है, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। और दो एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी दोनों कर्क लगन की थी, और मैरिज लाइफ के बारे में आपको इनका पता ही है। बहुधा यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि मातृ तत्व जबरदस्त इनके अंदर पाया गया है। ये दूसरे को छोड़ो, मतलब अपने तो अपने, दूसरों के बच्चों को भी बड़ा कंट्रोल में लाने की कोशिश करती हैं। तो बोथ लेडीज को आप देखिए, अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ बैठे हैं। इंदिरा गांधी के बारे में आपको पता ही है, और सोनिया गांधी का भी आप देख ही रहे हैं। तो कर्क लगन वालों में बच्चों में एक विशेषता पाई गई कि बच्चों को लेकर बड़े ये बहुत ज्यादा पैम्पर्ड कहूंगा या पजेसिव होते हैं, कि उसको छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे इनका घर होता है, घर और बच्चों के लिए ये व्यक्ति जान देने को तैयार रहेगा। लेकिन वृश्चिक राशि वाली बच्चों के लिए ज्यादा मरते देखे गए हैं, क्योंकि वृश्चिक के बच्चे अपने ही उसको खा लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले ज्यादा माने गए हैं कि बच्चों के लिए अपने मरने को तैयार बैठे होते हैं। लेकिन ये लोग पोषण देने के लिए, यानी बच्चे को ज्यादा अपने गोद से दूर करना पसंद नहीं करेंगी। खासतौर से ममाज बॉय जिनको कहा जाता है, उनका आप देखें कि डेफिनेटली उनके चौथे घर में चंद्रमा होता है, या चंद्रमा कर्क राशि का ही होता है। तो ऐसे बच्चे ममाज बॉय कहलाए गए हैं। माँ का पीछा नहीं छोड़ेंगे, माँ जो कहेगी वो करवा लेगी उनसे। और बेस्ट एग्जांपल इसके लिए अगर मैं कहूंगा तो वो अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि एक फिल्म आई थी बेटा, उसमें कर्क का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है कि वो जो माँ है वो आपको इस हद तक वो करके रखती है कि जो वो दिखा रही है आपको वही अच्छा लग रहा है या वही सही लग रहा है, बाकी आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो कर्क राशि की कुल मिला के फेमिनाइन अगर है तो वो ज्यादा खतरनाक है। मेल है तो तब भी मैं कहूंगा थोड़ा बहुत खतरनाक तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस उसके अंदर रहेगी। खासतौर से ऐसा व्यक्ति अपनी मातृभूमि को लेकर पोजीशन में रहता है, अपनी माँ को और अपनी गाड़ियों को लेके पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर कर्क की लेडी है तो वो हर चीज को लेके पॉजिटिव रहेगी। बहुधा इस पेशेंट इसके लिए सबसे अच्छा जो जॉब माना गया है वो माना गया टीचिंग व्यवसाय, क्योंकि टीचिंग व्यवसाय में दूसरे के बच्चे को आपको लायक बनाना होता है, और ये लोग इस काम के लिए बहुत बढ़िया है। सेकेंडली, अगर चंद्रमा पीड़ित होता है इस राशि वालों का तो इनको नर्सिंग का काम देखा गया है। ये नर्स का काम वो बहुत अच्छा करती हैं। क्यों? क्योंकि ये साफ सफाई से 11वीं राशि है, कन्या राशि से 11वीं राशि है, और साफ सफाई का आप जानते हैं हॉस्पिटल वगैरह का लिंक है। 12वां घर मीन राशि अगेन जल तत्व है, जिस कारण ये लोग जो है नर्सिंग की सेवा में भी काफी अच्छी देखी गई है। शारीरिक लक्षण की बात करें तो हाइट बड़ी छोटी होगी, गोल मटोल शरीर होगा, और
बचपन में बहुत पतले दुबले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जवानी आती है भरते चले जाते हैं, इनका शरीर फूलता चला जाता है। इसके अलावा ऊपर का हिस्सा थोड़ा बड़ा होगा, नीचे का हिस्सा थोड़ा कम होगा, यानी पैर छोटे होंगे और धड़ थोड़ा सा बड़ा होगा। गर्दन गोल, गोल चेहरा और गाल बाहर को निकले हुए होते हैं इन लोगों की, मतलब चूबी चिक्स जिसे हम बोलते हैं, या बबली चिक्स भी आप बोल सकते हैं, वो इसमें नजर आता है। इसके अलावा हल्का सा चेहरे पे पीलापन रहता है बिकॉज ऑफ गुरु के प्रभाव में, क्योंकि गुरु इस राशि में उच्च के होते हैं। ठीक, ये तो हो गई सिग्निफिकेशन नॉर्मल बात। मानसिक प्रवृत्ति की बात भी कर लेते हैं कि भाई ये सोचते किस तरह से है। तो इनका हृदय बहुत भावुक है, रोने में एक्सपर्ट है, अपनी मर्जी के मालिक है, संवेदनशील है, जो चाहते हैं वो हो जाए अच्छा है, नहीं होगा तो दिक्कतें देंगे। इसके अलावा इनके पुत्र बहुत कम देखे गए हैं, यानी कर्क राशि वालों के पुत्र कम होते हैं, और ये लोग ऑफकोर्स जल से लगाव रखते हैं। और आपको पता ही है कि ये लोग बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं। परिवार की देखभाल करना, पालन पोषण करना, अपने आसपास के लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, केयरिंग नेचर, नर्चरिंग नेचर, धन संपदा से बहुत लगाव रखेंगे। साथ ही साथ गुप्त विषय की और इनकी नॉलेज थोड़ी सी विस्तारता लिए हुए होती है अधिकतर, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो इसमें ये पाया गया है कि जो देवी देवताओं वाले जो केसेस आते हैं ना, जैसे बालाजी वगैरह आप देख रहे हैं आजकल, बागेश्वर धाम वगैरह देख रहे हैं, वहां पर कर्क राशि में कोई ना कोई एफ्लिक्शन प्रभाव जरूर देखने में आता है, क्योंकि उनको ये डिवाइन चीज ऐसी दिखती है, क्योंकि चंद्रमा मन को गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन इनकी एक बड़ी एक विचित्र बात जो मैंने अनुभव में पाई है कि ये लोग सामने वाले का एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाते भावुकता के चलते। तो ये लोग इसलिए क्या बोलना चाहिए इनको कि बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली या सीबीआई रॉ जासूस अच्छे नहीं हो सकते, बिकॉज सामने वाले का ऑब्जर्वेशन या एनालिटिकल अप्रोच ये लोग नहीं रखते। ये सोचते हैं कि जैसा मैं हूं सामने वाला भी वैसा ही है, और इस चक्कर में धोखा खा जाते हैं। अब बात करें बीमारी की, तो इसके लिए क्योंकि चौथा हाउस है, तो दिल से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, गले से फेफड़े से संबंधित जितनी बीमारियां वो होती हैं, फ्लू, दमा, कफ की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, टीवी होना, फेफड़ों में पानी भरना, इन्फ्लुएंजा होना, ड्रॉप्सी होना, हिस्टीरिया होना, ये सारी बीमारियां इस क्षेत्र में आती है। शारीरिक स्वास्थ्य इनका बेसिकली मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत भावुक है, इनको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सामने वाला दिल तोड़ दे तो झटके में आ जाते हैं, ये वाली बात है। और इसको नदी का तट दिया गया है, नदी के किनारे का हिस्सा कर्क राशि को दिया गया है। तालाब में भी रखा गया, लेकिन तालाब में रुका हुआ पानी होता है। पानी से भरे हुए बगीचे या पानी से भरी हुई जगह, निर्मल वाटर की जगह, यानी कि फ्रेश वाटर की जगह इस राशि को दी गई है। और भारतवर्ष की अगर मैं बात करूंगा तो कहूंगा कि गंगा नदी बेस्ट एग्जाम्पल है कर्क राशि। ठीक, क्योंकि हम चौथे घर से कर्क राशि को देख रहे हैं, तो गंगा नदी को उसमें माना गया है। और इनके लिए कुछ अन्य स्थान भी दिए गए, खासतौर से ऐसी स्थान जहां पर खेती बाड़ी उपजाऊ जमीन होती है, जहां पर धान उगाया जाता है। आप सब जानते हैं कि धान जो है वो पहले खेत में पानी भरा जाता है, फिर रोपा जाता है, यानी कि वहां पर साफ पानी में उसको रोपा जाता है। इसके अलावा काल पुरुष में इसको वक्ष स्थल यानी हमारी चेस्ट का एरिया दिया गया है। फेफड़े और पसलियां इसके अंतर्गत आते हैं। चंद्रमा इनका मालिक है, आप सब जानते ही हैं। और लूनेटिक अप्रोच रखते हैं, ये बड़ा एक ध्यान रखिएगा, अभी ये बात दिमाग से निकल जाती है, बिकॉज जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है आकाश में, इनके अंदर भी तरंगे बढ़ती हैं, और जैसे जैसे घटता है तो इनके अंदर भी घटना लग जाता है, यानी लूनेटिक अप्रोच रखते हैं। मूडी जिसे आप कह सकते हैं ना, सीवियरली मूडी लोग हैं, मूड आया तो कर लेंगे, नहीं आया तो बिलक के जवाब देने वाले। इसके अलावा ठंडी प्रकृति है, शीतलता लिए हुए रहते हैं। खनिज या धातु के रूप में इनकी वैल्यू, न्यूट्रिशियस वैल्यू तगड़ी दी गई है। और दिशा उत्तर रखी गई है, और राशि थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि कंपेटिवली वृषभ के बाद इस राशि का नंबर आता है, क्योंकि चंद्रमा की स्व राशि है। इसके अलावा इसको बल मिलता है चौथे भाव में और सप्तम भाव में। ठीक, और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये रात्रि चर है, रात को ये बड़ी नॉर्मल रहती है, दिन में थोड़ी सी एबनॉर्मल फील करती है, बिकॉज चंद्रमा रात का कारक है, आप सब जानते ही हैं। और कुछ लोग इसको जो बोलते हैं कि ये दिन के वक्त इनको दिखाई नहीं देता है, मतलब दिन के समय थोड़ी इनको देखने में प्रॉब्लम होती है। जब परफेक्ट सूर्य जमीन के हमारे ऊपर आ जाता है तो पृथ्वी पे इनको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी गई है। अब नक्षत्र की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यूबल जो नक्षत्र आता है दैट इज पुनर्वसु, जो कि लास्ट चरण आएगा। पुनर्वसु गुरु का है, और आप सब जानते हैं कि गुरु की पत्नी को चंद्रमा यानी इस राशि के मालिक उठा के ले गए, उन्होंने गलत कर्म करा उनके साथ, यानी अमावस के साथ उनके साथ संबंध बनाए, जो कि पुष्य नक्षत्र शनि का प्रतीक बना, और उसके बाद अश्लेषा यानी बुध की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो आप इस तरह से इसके सिग्निफिकेशन को समझेंगे कि बृहस्पति की पत्नी को उठा के ले गए
आपके चंद्रदेव यानी इस राशि के मालिक, और फिर अमावस के दिन यानी कि शनि की वजह से उन्होंने उनके साथ जो है संबंध बनाए, जिससे पुत्र अश्लेषा नक्षत्र की उत्पत्ति हुई, बुध की उत्पत्ति हुई। तो अश्लेषा के यहाँ पर आ जाता है बुध का नक्षत्र, और पुष्य के पूरे चारों चरण आएंगे। और पुष्य को इसलिए पोषण माना गया है कि पुष्य यहाँ पोषण दे रहा है सामने वाले को, ये वो नाजायज को भी वो जायज बनाकर प्रोड्यूस कर दे रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू मानी गई है। इसलिए इसलिए पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। समझिएगा ये बात कि नक्षत्रों का राजा कोई और नक्षत्र नहीं है सिवाय पुष्य के। और इस नक्षत्र में शादी को छोड़कर सारे कर्म किए जाते हैं। शादी इस नक्षत्र में वर्जित है, पुष्य नक्षत्र में। बाकी कोई भी कर्म आप बिना पंचांग के अगर पुष्य नक्षत्र आप कर सकते हैं, ये स्पेशली शास्त्रों में दिया गया है। अब यहां से हम थोड़ी नक्षत्रों की और क्वालिटीज को पकड़ेंगे। पुनर्वसु का अंतिम चरण है, पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। गुरु की वजह से ये लोग थोड़ा सा डिवाइन लेके चलते हैं अपने आप को। पवित्रता इनका सबसे बड़ा डायलॉग होता है, पवित्रता प्रतिष्ठा इनके लिए दाव पे लगी होती है, उसके बहुत इंपॉर्टेंस ही रखते हैं कर्क लग्न के लोग। लेकिन यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र की बात कर रहा हूं मैं, अगर पुष्य का है तो तब शायद वो थोड़ा वो लीनियर हो जाएगा, लेकिन वो रूढ़ीवादी हो जाएगा, बिकॉज शनि बुजुर्ग है और शनि सप्तमेश भी है यहाँ पे। तो वो रूढ़ीवादी यानी वो अपनी अप्रोच कंजर्वेटिव, अपनी सोच को छोड़ेगा ही नहीं, वो उस पर कायम रहेगा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता तो नहीं होता। आप कोई भी उसको बहाना दो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो रूढ़ीवादी सोच लेके चलेगा। अब क्योंकि पोषण का हकदार है, पोषण देता है, जिसके साथ जुड़ेगा उसके बारे में करेगा कि भाई मैं उसको पोषण दूंगा, उसको ऊर्जा दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा उसकी लाइफ का। अब तीसरा नक्षत्र है बुध का, और ये सबसे खराब नक्षत्र अश्लेषा बुध का जब यहाँ आता है कर्क में। अब ये लोग बहुत चतुर सियाने चालाक हो जाते हैं, बिकॉज चंद्रमा की चपलता यानी मूवमेंट और बुध की लॉजिक्स इनके अंदर आ जाता है। चंद्र बुध की युति मैंने पहले ही बताया कॉमेडियंस के लिए बहुत अच्छी योग माने गए हैं। इसके अलावा नाजायज पुत्र होने का संबंध भी है। अगर चंद्रमा का बुध से संबंध कुंडली में बन रहा होता है तो ये माना गया है कि नाजायज पुत्र या कलंक योग, नाड़ी ज्योतिष इसको बोलता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कलंक जरूर लगेगा। इसके अलावा ये व्यक्ति स्वयं भी ये जो है अडॉप्टेड चाइल्ड या नाजायज बच्चा हो सकता है, इलेजिमेट चाइल्ड भी हो सकता है। ठीक, तो ये इस कर्क की पूरी सिग्निफिकेशन है। अपनी अपनी कुंडलियों में इनको बैठाइए और देखने की कोशिश कीजिए कि क्या ये किस हद तक मैच कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सबसे बढ़िया जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आते हैं वो है श्री राम, और श्री राम का आप देख सकते हैं कर्क लगन है, और कर्क लगन में गुरु और चंद्रमा साथ में बैठ गए हैं। चंद्रमा टिक कर काम करने नहीं देंगे, स्वराशि के हैं, मर्यादा में रखेंगे, लेकिन गुरु और मर्यादा को ले आएंगे। हालांकि चंद्रमा चलायमान है, मातृ भक्त है, आप जानते हैं उनकी 3 माँ है, और माँ की आज्ञा का पालन उसने करना ही करना है, चाहे सौतेली हो चाहे अपनी हो, वो उसको नहीं छोड़ने वाला है। अब क्योंकि उनका पुनर्वसु नक्षत्र ही रखा गया है तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी डिवाइन है, वो उससे बेहतर आदमी जीवन में हो नहीं सकता। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कर्क लगन के हिसाब से तो 4 8 12 का हिसाब बनेगा, और 12 यानी कि पिता की राशि जो बनी नवे घर की वो गुरु की बनेगी, और गुरु लगन में आ गया है। तो अब उच्च का यानी पिता कोई मामूली आदमी नहीं था, और ये बहुत भाग्यवान थे। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि कर्क लगन की सिग्निफिकेशन है कि इलेजिमेट चाइल्ड या नाजायज बच्चे हो सकते हैं। तो श्री राम दशरथ जी के जो है ऑफिशियली बायोलॉजिकल बच्चे नहीं थे। आप सब जानते हो, कहानी आपने पढ़ी है कि उनको खीर वगैरह दी गई और रानियों को, तब वो बच्चे हुए, या एक प्रतीक के रूप में मान सकते हैं। लेकिन यहाँ तात्पर्य यहाँ ये है कि आप इलेजिमेट या नाजायज भी हो सकते हैं, या आप बायोलॉजिकल ना होकर आईवीएफ के थ्रू, जिसे हम कह सकते हैं आज के संदर्भ में, उससे हो सकते हैं, सरोगेसी के थ्रू भी आप हो सकते हैं, बिकॉज आपके पिता का ही अंश आप में होगा लेकिन माँ दूसरी हो सकती है, वगैरह वगैरह। श्री रामचंद्र जी द बेस्ट एग्जांपल, उनकी 3 मदर थी, हम सब जानते ही हैं। ठीक, अब यहां से हमें एक चीज और समझनी है कि ये राशि जब लगन में होगी तो आदमी स्वयं के प्रति बड़ा भावुकता और दयालुता लेकर चलेगा, रोने में बड़ा अच्छा होगा और बहुत भावुक होगा। तो आप श्री रामचंद्र जी को देखिए, और बेस्ट है आप रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल का किरदार देखिए, परफेक्ट कर्क का वो व्यक्ति आपको नजर आ जाएगा। उसका बोलने का तरीका, स्माइलिंग फेस, चलना, उसका ट्रीटमेंट, शांति से बात करना वगैरह वगैरह परफेक्टली मैच करेगा उस किरदार को, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कर्क के सारे सिग्निफिकेशंस वो वहां दिखाएंगे। ठीक, अब आपके घर में अगर ये राशि आपके दूसरे घर में है तो आपके दूसरे घर में ये क्वालिटी चली जाएंगी। आप अपने धन को लेकर बड़ा भावुक रहेंगे। ठीक, और कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, भगवान भरोसे जिएंगे, बिकॉज कर्क राशि भगवान भरोसे है। तीसरे घर में है तो पड़ोसी, चौथे घर में है तो मकान, सातवें घर में है तो पत्नी। ये सब चीजें आपकी क्वालिटीज में लेकर आएगी। अब क्योंकि भाव चक्र को ऐसे बनाया गया है कि 12 राशियां कहीं ना कहीं तो पड़ेंगी, तो सिग्निफिकेशंस आपके वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर वृश्चिक लगन का आदमी है तो कर्क राशि 9वें घर में पड़ेगी। पिता को और धर्म को लेकर बहुत भावुक होगा ये आदमी, और
अपनी भावुकता को वहां पर लेकर चला गया है पिता के घर पे। अगर किसी के 7वें घर में तो पत्नी के घर पे, लगन पे है तो स्वयं के लिए, 10वें घर में है तो पिता का परिवार या बॉसेस या कर्म क्षेत्र को लेकर भावुकता लेकर चलेगा। पैसे के लिए काम ना भी करे, भावुकता के लिए काम कर लेगा कि यार मेरे दोस्त का काम है, चलो मैं कर देता हूँ, मुझे पैसे कम भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की मानसिकता ये लोग रख के चलेंगे। अब हमारे पास कर्क लगन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हर्ष बैठा है, तो हर्ष से पूछा जाए कि क्या इसमें से सिग्निफिकेशंस मैच कर रहे हैं? आवाज खोलो। हाँ सर, कर रहे हैं बिल्कुल। देख देखो, तुम्हारे केस में 3-4 बातें तो आती हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात जैसे मैंने बताया कि टीचिंग प्रोफेशन बेस्ट है, सबकी केयरिंग करेगा, बच्चों से रिलेटेड होगा, तो आप उसमें आ जाते हैं। ठीक। अब घर की स्थिति, घर में सबसे बड़े हो कि छोटे हो? बड़े हैं सबसे। हम्म। सबसे बड़े हैं घर में सर। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र हमें लगता है कि बहुधा हमारे पास ये कहा जाता है कि कर्क लगन का व्यक्ति घर में सबसे छोटा होगा। राइट, सुना होगा ना आप लोगों ने, लाल किताब वाले बोलते हैं बात। ठीक। अब यहाँ पर ऐसा है भी, सच में है, ये गलत सूत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्लॉज क्यों आया है श्री रामचंद्र जी के बारे में और हर्ष के बारे में कि लगन में उच का गुरु भी आके बैठ गया है, समझ रहे हो? तो अब ये छोटा नहीं है भाई साहब। लेकिन अगर सिर्फ चंद्रमा अकेला हो या कोई अन्य ग्रह हो तो वो आदमी घर में सबसे छोटा हो सकता है, बिकॉज कर्क के लिए माना गया कि बहुत तरस कर मांगी गई है संतान, वो बहुत मुश्किलों से उसको मांगा गया है तब वो पैदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के उससे ये लिया गया है, क्योंकि भगवान से उन्होंने बहुत प्रे की है कि भाई हमें संतान दिया जाए, क्योंकि इसके रूप में सुख मिलना है। बिकॉज कर्क लगन सुख का लगन है, संतान का सुख लेने के लिए भगवान की प्रे करके इसको पैदा किया गया है। और आप सोचो कि सर ये अगर 4 भाई हैं। अगर उसका लगन लेकर आया है, यानी उसमें अगर बृहस्पति लेकर आया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना रेयरेस्ट आदमी है, क्योंकि बृहस्पति उच्च का लगन में मिलना थोड़ा रेयर तो है ही है। ठीक। साथ में अगर चंद्रमा सर ये है, तो फिर सर तो। ये हाँ सर। सर ये सर ये 4 भाई है क्या हर्ष जी? 4 भाई है हर्ष जी, कर्क लगन है ना? 3। तीन तीन। 3? अच्छा, एक कम रह गया फिर तो। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये चीजें आएंगे अनुभव में। अब अगली बार जो 5-10 मिनट में बंद होगा तब हम लेंगे कुछ कुंडलियां। अगर आप लोगों के दिमाग में 1-2 कुंडलियां हैं तो वो भी देखो। अब हम बात करते हैं दिशा जी की, और दिशा जी का शायद तुला लगन और इनके कर्क राशि बनती है 10वें घर में। तो क्या दिशा जी ऐसा है कि पैसे के अलावा काम करना ज्यादा पसंद करते हैं भावुकता के चलते? सर बिल्कुल, मैं भी उन्हीं लोगों से कनेक्शन रखना चाहती हूँ जो पैसों को वेटेज ना देखकर दिल से जुड़े। ग्रेट। ये तो है सर। दीप शिखा, कहाँ है कर्क राशि? सर छठे घर में। छठे घर में? तो छठा घर तो फिर तो नुकसान हो गया भाई तुम्हारा, तुम तो भावुक हो गए दुश्मनों को लेकर, है ना, मामा ननिहाल को लेकर भावुक हो गए, ये तो गलत हो गया। ठीक। अब सुभाष जी का तो हमें पता नहीं, नूतन जी का कहाँ है? मेरे ख्याल नूतन जी का है 4th हाउस में। जी जी। तो 4th हाउस तो अपनी मातृभूमि और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मदर। हम्म, जी जी। तो इनको लेकर ये लोग हमेशा जो है कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे, चाहे फिजिकली ना भी हो, मेंटली जुड़े रहते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि कर्क लगन या कर्क राशि जहां आपकी पड़ती है वहां आपका इमोशन है। अब ये क्यों, ये सब हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं कि ये हमें इंपॉर्टेंसी उस करेक्टर की बता रही है जिससे मुझे काम अगर पड़ता है तो मैं उसको इस एंगल से डील कर सकता हूं। सपोज करो अगर मेरा बॉस, यानी कि तुला लगन की बात करें, मेरा बॉस से मुझे बात करनी है, तो वो पैसे से नहीं झुकने वाला वो व्यक्ति, वो प्यार मोहब्बत से जुड़ेगा, समझ रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट से जुड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि वहां पर है। ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि इसलिए इनका उपयोग है कि आप जो ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन लाते हैं वो ये लाते हैं कि अगर मेरी ये राशि यहां पड़ गई तो मैं इसको इस तरीके से डील कर सकता हूं। मान लो 9th हाउस में है तो पिता को भावुकता से डील कर सकते हो आप, रौब दाब से नहीं दबेगा तुम्हारा पिता। 7वें घर में है तो पत्नी के लिए है। ठीक है, तो ये व्यक्ति पत्नी के लिए जब जाए तो इसको भावुकता से काम लेना पड़ेगा, इमोशनल अटैचमेंट देना पड़ेगा, रौब दाब से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए ये समझना है, और जिसकी जहां ये राशि पड़ेगी, अब इसको सबसे अच्छा कहाँ माना गया है इस राशि को? 4th हाउस एंड 7th हाउस आपने बोला। 4th और 7th में। 4th हाउस। 4th तो आपको पता ही है, क्योंकि वो अपनी घर की राशि। 7th हाउस क्यों कह रहा है? बिकॉज डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर है 7वां घर, और वहां चंद्रमा, भावुकता अगर रहती है डेली सोर्स ऑफ इनकम में तो आप अच्छा काम कर पाते हैं। बिकॉज लगन में राशि पड़ेगी कौन सी? मकर। प्योर प्रैक्टिकल राशि है लगन में। ठीक। अब जो प्रैक्टिकल आदमी है, तो प्रैक्टिकल जब आदमी है तो उसका 7वां घर डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर भावुकता से भरा हुआ है।
तो इसलिए वो आदमी अगर भावुकता से रोजमर्रा के काम करता है या डेली सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। इसलिए वो ये कहते हैं कि चंद्रमा जो है अगर 7वें घर में है तो अच्छा है, चौथे घर में है तो भी अच्छा है, या कर्क राशि वहां पर अच्छी है। अच्छा, एक बात और समझने की है यहाँ पर कि चंद्रमा जहां होगा, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, वहां आपके पास अधिकता होगी, वहां पर चीजें आपके पास ज्यादा होगी। बिकॉज चंद्रमा जो है सोर्स का कारक है, रिसोर्स का कारक वृषभ राशि है, ध्यान रखिएगा। सोर्स की कारक चौथी राशि बनती है कर्क राशि। सोर्स मतलब जो आपके पास उपलब्ध है, अब आप उसका क्या बेटरमेंट करेंगे, दैट इज सेकेंड हाउस की राशि टॉरस। ठीक है, आपके पास जो जो आप पैदा हुए, जो चीज आपके पास है वो कर्क है, यानी पृथ्वी पे जो है वो कर्क है। आप उसका आप क्या उपयोग करोगे, वो वृषभ है। जैसे कि सब्जी धरती पे उगती है, मैंने उसको अच्छी तरह बना के खाना पकाने की विधि बना ली है इंसान ने या मदर ने, क्योंकि टॉरस में मदर उसकी होती है। अब वो रिसोर्स कर दिया उसने, सोर्स का रिसोर्स हुआ, ध्यान रखना। और रिसोर्स की राशि में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, वृषभ राशि में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, और जबकि इसमें जो है पानी सबसे ज्यादा है, पृथ्वी में पानी है ना सबसे ज्यादा। दोनों बातों का ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए जब कभी ऑक्सीजन की कमी होती है तो पानी पीने के लिए कहा जाता है, या पानी का इंटेक ऑक्सीजन को बढ़ाया जाता है, बिकॉज पानी में ज्यादा H2O की मात्रा आप जानते ही। तो अब सोर्स की राशि इज ए फोर्थ हाउस, रिसोर्स की राशि जो है वो आपकी 11, यहां से 11 यानी टॉरस राशि है, ध्यान रखिएगा। वृषभ। तो आप जिस घर में पैदा होते हैं वो कर्क राशि है आपके लिए, अब आप उसको कितना बढ़ा लोगे वो वृषभ राशि है। ठीक, तो ये इसलिए बता रहा हूं कि आप इन चीजों को इस तरह से भी इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। एक मैंने तो श्री रामचंद्र जी का बता ही दिया आप लोगों को। यहाँ पर देखो कि लगन की राशि है और उनके अधिकतर सारे ग्रह उच्च के हैं, तो ज्यादा बोलना तो खैर वो फिर प्रमाणिकता वाली बात होगी, लेकिन हम आम आजकल की पब्लिक की बात करेंगे, उनकी कुंडलियों को पकड़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली है। ऑफकोर्स एक कुंडली तो हम इंदिरा गांधी की लगाते हैं, और एक कुंडली आप में से किसी की हो तो बता दें, और एक दो और है मेरी नजर में कर्क राशि वाले, तो उनको भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर कि रामचंद्र जी ने कठोर निर्णय लिए अपने जीवन में, तो वो क्या गुरु उच्च के थे इसलिए? लगन पे शनि की दृष्टि थी इसलिए। पिता के लगन देखो, कठोरता का कारक शनि है, मतलब जिसका हृदय नहीं है वो कठोर है ना यार, हृदयहीन व्यक्ति बोलते हैं ना, बहुत पत्थर है यार ये, इसके सामने सर फोड़। उनका शनि उच्च का होकर लगन को देख रहा है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वो कठोर निर्णय लेगा, और किसको लेकर लेगा समझने की कोशिश करो। शनि कौन है उनका, सप्तमेश, पत्नी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, माताओं को लेकर कठोर निर्णय लेगा ये व्यक्ति। ठीक है, तो देखो पत्नी के लिए उसने कठोर निर्णय लिया, छोड़ने का, घर छोड़ने का लिया उसने, वो कठोर निर्णय था। चाहता तो रोक सकता था, दशरथ ने तो कह दिया था कि वचन मैंने दिया, मैं देख लूंगा, तू रुक जा। उसने कहा नहीं, आज्ञा तो आज्ञा हो गई, ठीक है, कठोरता उसने दी। लेकिन गुरु ने क्या कराया, सवाल ये उठेगा ना, उच्च के गुरु ने क्या करा यहाँ पे। उच्च के गुरु ने पिता को क्या बोलना चाहिए, भाग्यता या उच्चता प्रदान करी। उसने उस आज्ञा को सबसे ऊपर कर दिया कि भाई पिता ने कह दिया, बात खत्म, अब कोई सॉल्यूशन नहीं। जबकि अन्य माँ भी बोल रही है, भाई भी रोक रहे हैं, उसने कहा नहीं, उनकी आज्ञा है तो अब जाना ही है, बस बात कर। ये उसने उच्चता प्रदान कर दी अपने पिता को, दशरथ के लिए, कि भाई उसने कह दिया है, राजा बनना था लेकिन उन्होंने कह दिया कि मेरा वचन है तुझे जाना है तो गया हो, वो कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। ये गुरु की उच्चता है। चंद्रमा लगन में है, वो देखो कहीं भी जा रहे हैं, सबको पता है कि केके ने गलत किया, लेकिन बावजूद उसके वो केके को कभी कुछ नहीं कहते, बोले कि जो कि अच्छा किया आपने, बोले ठीक है। ठीक है, ये चंद्रमा का एक बेस्ट एग्जांपल दिखता है। शनि कठोरता आ गई पत्नी में और प्रॉपर्टी में। मंगल उच्चता है, मंगल यहाँ पर क्या है, बच्चों का मालिक बनता है और कैरियर का मालिक बनता है, वो उच्च है। कर्म उसके हमेशा उच्च के रहेंगे, बच्चे उसके उच्च के रहेंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, उच्चता उसके अंदर आ गई। और क्योंकि पंचम भाव का मालिक उच्च का होकर सप्तम में आया है, तो सामने जब आ गया करे तो बच्चों के हाथों से आप पिटेंगे, तो उनकी हार अपने बच्चों के द्वारा हुई। अब इससे क्लू मिलता है कि अगर कर्क लगन हो और अगर मंगल उच्च का हो तो बच्चे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बच्चे तुमसे जो मर्जी करवा लेंगे बच्चे, क्योंकि उच्च के है आ गए हो। ठीक है ना, तो ये इसलिए है कि सिंपली उठा के चीजों को अगर आप देखो कितना कुछ मिलता है। और एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे संजय रथ जी अक्सर बोलते हैं कि वायु तत्व राशि तुला राशि सप्तम में पड़ती है काल पुरुष के, मंगल वहां पर आए तो हनुमान जी वायु के रूप में राम के पास आए थे। आप देखो कितना पवन परफेक्ट पुत्र, पवन है ना। पवन पुत्र हनुमान। अब देखो कि हाँ किस जी। तरह से आप ग्रहों को रीड आउट करते हैं, काल पुरुष का आधार लेकर क्या सबक आपको मिलता है। ठीक है, और मंगल की एक बात है कि पराक्रम साबित करना है उसको,
है ना। तो पराक्रम कब साबित किया, जब उसको चढ़ाया गया, हनुमान जी को कहा गया कि तुम क्या है जो तुम नहीं कर सकते, तो वो पहाड़ कूद गए, चले गए। आप देखो वैसे वो बेचारा साइलेंट है, वैसे उनके बच्चे भी हैं। जब वो अश्वमेध यज्ञ की बात आई तब उन्होंने फिर पकड़ लिया उसको। तो ये कहने का मतलब ये है कि मंगल को जगाना पड़ेगा, शनि को सुलाना पड़ेगा, बिकॉज शनि आराम मांगता है। शनि जहां है जिम्मेदारी वहां है, मंगल जहां है गुस्सा वहां है, एग्रेशन वहां है, चंद्रमा जहां है चंचलता वहां है, ठीक। और बुध की राशि जहां है वहां इंटरेस्ट है, आपका लगाव है। तो देखो लगाव के बाद आपको सुकून है, शौक पूरा हो गया, अब आराम से घर में पड़े हैं आप। तो ये शुरू की 4 राशियां थी और ये बचपने की राशियां हैं, यहां से आप मेच्योरिटी को गेन कर रहे होते हैं। अब आगे जो राशियां आएंगी यहां से हमारी लाइफ का पैटर्न सेट होगा, क्योंकि ये राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा कि नक्षत्रों को हम इसलिए इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि नक्षत्र से आपको एक आइडिया हो जाएगी कि चंद्र के साथ बुध मिला तो क्या प्रभाव आया, चंद्र के साथ गुरु मिला तो क्या प्रभाव आया, चंद्र के साथ शनि मिला तो क्या प्रभाव आया। अब चंद्र शनि की युति की क्वालिटी तुम्हें बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है ऐसी जो लेडीज होंगी, है ना, खासतौर से चंद्रमा के साथ शनि का पुनर्फु योग उसको कहा गया है शास्त्रों में, और लड़कों में उसको विष योग कहा गया है। इनकी मैरिज में किसी न किसी प्रकार का धोखा जरूर होता है, ये चेक कीजिएगा। ये अगर किसी लेडी की कुंडली बहुत होता है चंद्रमा सर, है तो कोई ना कोई धोखा जरूर बहुत होता होता है। है उससे। ठीक है, चलो अब ये सर बंद किया। किन में सर? चंद्र शनि की कर्क युति है राशि ladies। में? नहीं नहीं, चंद्र शनि की चंद्र युति शनि। ladies में। अब ये बंद हो अच्छा रहा अच्छा। है, इसके बाद खोल रहा हूँ, ठीक है।